दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 2024 की लड़ाई को यूं तो अभी वक्त है, पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है, तो दूसरी तरफ 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है, जो कामयाब होगी या नहीं इस पर भी शक है। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच नीतीश कुमार क्षेत्रीय दलों से समर्थन जुटाने में लगे हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मेक इंडिया नंबर 1 के नाम से अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन इन्हें भी पता है कि अगर 2024 में मोदी को मात देना है तो सबको एक साथ आना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा। आज हम अपनी खास पेशकश रेस टू आरसीआर में दिखाएंगे कि 2024 के लिए विपक्ष की अभी से क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हर हाथ तिरंगा, मेक इंडिया नंबर 1, गरीबों को फ्री राशन, योगशाला का आरंभ, बजरंगबली का भजन, ऐसा कुछ है पिछले 6 महीने में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल का आचरण। दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाने से लेकर पंजाब में क्लीन स्वीप तक और उसके बाद हिमाचल से लेकर गुजरात तक सियासी हुंकार तक, कुछ ऐसा रहा है अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर। एक नेता जो कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लाइमलाइट में आया और 9 साल के सियासी सफर में आज पीएम की रेस में शामिल हो गया है। नवंबर 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के ऐलान के साथ आम आदमी पार्टी बनाने की घोषणा की, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये नेता एक दिन पीएम को चुनौती दे रहा होगा। लेकिन हाल ही के इनके फैसले साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के रास्ते पर चलकर जवाब देते नजर आए हैं। जहां एक और पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा दिया और योग दिवस की शुरुआत की, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने योगशाला योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी, केदारनाथ को टूरिज्म का हब बनाया, तो केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नायक बनाया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर को अपना नायक बनाया। भक्ति के मामले में भी केजरीवाल पीछे नहीं रहे, क्योंकि जहां केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने बजरंगबली को अपना आराध्य माना और हनुमान चालीसा पाठ कराया। मोदी जहां गुजरात मॉडल को आधार बनाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए, तो केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मॉडल बनाकर दिल्ली और पंजाब में जीत दर्ज की। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो वहीं केजरीवाल ने हर हाथ तिरंगा जैसा अभियान चलाया। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगले 25 साल का रोड मैप पेश किया, तो दूसरी ओर आप प्रमुख ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का ऐलान किया। जहां केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई, वहीं अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में गरीबों को फ्री में राशन देने की शुरुआत की। भले ही नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हों, लेकिन इस रेस में अरविंद केजरीवाल कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। चाहे रेवड़ी कल्चर की बात हो या फिर भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य, हर जगह पर वह विपक्ष के दूसरे नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर इसकी झलक भी देखने को मिली,
जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का रोड मैप पेश करते हुए 130 करोड़ लोगों से 5 प्रण लेने की बात कही। उनके 5 प्रण हैं विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, नागरिकों के कर्तव्य, एकता और एकजुटता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का ऐलान किया और 5 काम करने की बात कही। उनके 5 काम हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला अधिकार और टिकाऊ खेती। रेवड़ी कल्चर पर भी जिस तरह पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल ने इशारों ही इशारों में एक दूसरे को घेरा, वो भी बेहद दिलचस्प रहा है। जहां एक और पीएम ने देश में मुफ्त चीजें बांटने जैसी योजनाओं को गलत करार दिया, तो वहीं केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि फ्री सुविधाओं को गलत कहने वालों को पहले ये सोचना चाहिए कि क्या करोड़ों का कर्जा माफ करना सही है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? वैसे फिलहाल के दौर में संसद से लेकर विधानसभाओं में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। आंकड़े साफ तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। जहां एक ओर नरेंद्र मोदी की बीजेपी के पास लोकसभा में संख्या बल 303 है, तो वहीं केजरीवाल के पास एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के 91 सांसद हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 10 सांसद हैं। बीजेपी के 16 राज्यों में सरकार है, तो वहीं आम आदमी पार्टी फिलहाल 2 राज्यों में सरकार चला रही है। बीजेपी के पास देश की कुल विधानसभा सीटों में से 1384 सीटें हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास बमुश्किल 156 सीटें हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया पर नई शराब नीति में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे और इसकी सीबीआई जांच की गई, साथ ही मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर नोटबंदी में भ्रष्टाचार करने और एमसीडी पर घोटाले का आरोप लगाया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है, इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पे न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है, चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी
जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले। जिस तरह अरविंद केजरीवाल पीएम के गृह राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और लगातार वादे कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें बढ़ाता है। लेकिन ये बात भी जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी से सीधी टक्कर का अनुभव सुखद नहीं रहा है। 2014 में वाराणसी सीट पर बुरी तरह की हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो चाहे बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, दोनों पार्टियों के लिए ही हालात 10 साल पहले जैसे नहीं होंगे। खासकर गुजरात का विधानसभा चुनाव 2024 की दिशा तय करने में बड़ा काम करेगा। अगर वहां केजरीवाल कुछ करिश्मा करते हैं तो 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी के खिलाफ वो सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पर सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रधानमंत्री पद की रेस की बात हो या फिर ममता बनर्जी का नाम हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार जीत के बाद से ही अपने आप को मजबूती से दिखाने में लगी हुई हैं और विपक्षी एकता पर बल दे रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर त्रिपुरा तक और यूपी से लेकर आंध्र प्रदेश तक वो अपनी धमक दिखाने में लगी हुई हैं। देखिए, राजनीति और गणित में सबसे बड़ी समानता है कि दोनों आंकड़ों के खेल हैं। आंकड़ों पर दोनों टिके हुए हैं। जोड़ भाग सही तो समीकरण सही, अगर गलत तो फिर शुरुआत से लगो। राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपके समीकरण ठीक फिट हो गए तो सत्ता की चाबी आपकी। अगर फिट नहीं बैठे तो सत्ता से बाहर 5 साल बैठो और फिर शुरू से तैयारी करो। हमारे देश की राजनीति की बात करें तो ज्यादातर समय कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। बीजेपी को भी 15 साल के आसपास सत्ता का सुख प्राप्त हो चुका है। वहीं इस बीच ऐसा दौर भी आया जब ऐसे नाम भी पीएम पद पर बैठे जिनके पास भले ही बहुमत का साथ नहीं था, लेकिन सही समय पर वो सही जगह पर मौजूद थे। जैसे चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, क्योंकि इनके समीकरण फिट बैठे थे। इन सभी नेताओं जिनका ऊपर नाम लिया गया वो भले ही उस समय सबसे बड़े दल के नेता ना हो, लेकिन सबसे बड़े दल के पास बहुमत नहीं था, जिसके चलते बड़े दलों के समर्थन से ये सत्ता पर काबिज हुए। इन्हें तीसरे मोर्चे का नेता भी कहा जाता है। 2024 चुनाव की जंग ज्यादा दूर नहीं है। हर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे को लेकर शिगुफा छोड़ा जाता है। अगली बार भी ऐसा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जो कि तीसरे मोर्चे की अवधारणा को जमीन पर उतार सकती हैं। पिछले कुछ समय में उनकी शैली कुछ ऐसा ही कहती है। शरद पवार से मुलाकात रही हो या उद्धव ठाकरे से मिलना रहा, साथ ही केसीआर और चंद्रबाबू नायडू के साथ मीटिंग रही हो या फिर दिल्ली की दौड़ देखने को मिली हो, इन सब के बीच ममता ने एक बार तो यह तक कह दिया कि यूपीए नाम की कोई चीज है ही नहीं। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? सब तैयार करेगा बैठ के। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के इन शब्दों से साफ जाहिर है कि वो यूपीए से अलग मोर्चा बनाने वाली हैं और पीएम पद की रेस से बाहर नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले साल ममता ने राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद अपनी सालाना शहीद रैली से की थी। इस रैली में उन्होंने बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए तमाम विपक्षी दलों से भगवा पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी और भगवा पार्टी को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस करार दिया था।
साथ ही एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने दिल्ली जाकर विपक्ष के तमाम प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात की थी। I'm just a street fighter. I can boost up the people so that we can fight a strong fight against the BJP. One cannot do everything alone. It's a collective family. And collectively, if we can take a decision, there are so many political parties and so many people, they are in a touch also. So I think all together, we can fight the battle for 24. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन नेताओं में से रही हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा से मुखर दिखाई दी। रोहिंग्या का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ के मुद्दे रहे हों, बीजेपी के सवालों का ममता ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। यहां तक कि ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उसी तरह हारने का दावा किया है जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी हारी थी। का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है, बीजेपी को हटाना। बांग्ला को तो हम लड़ते हैं, बांग्ला का बचाना हमारा फर्स्ट लड़ाई है। और बांग्ला को ठीक रख के दिल्ली से भी जब कोई नहीं रोल लड़ सकता है, हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तमाम संभावनाओं को ध्वस्त करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की थी। ममता की पार्टी टीएमसी ने 215 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 77 सीटें हासिल हुई। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया। ममता ने शुभेंदु को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई जो सफल साबित हुई। भले ही ममता को नंदीग्राम सीट से हार झेलनी पड़ी, लेकिन पार्टी को फिर एक बार सत्ता हासिल हुई। ममता बनर्जी इसके बाद रुकी नहीं। उन्होंने इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया, जिनमें बाबुल सुप्रियो, तन्मय घोष जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। साथ ही गोवा विधानसभा चुनाव में भी मौजूदगी दर्ज कराई। मेघालय और त्रिपुरा में भी पार्टी अपने आप को बढ़ाने में लगी हुई है। हाल ही के समय में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे उनके लिए परेशानी बनकर सामने आई हैं। चाहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ हो या फिर पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, ममता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने इशारों में उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर घेरा भी है। तेज विकास की राह में, युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। बावजूद इसके ममता बनर्जी अकेले ही अपने मिशन में जुटी हुई है और विपक्ष के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के विस्तार में भी जुटी है। दीदी फिलहाल एक राज्य में सत्ता संभाल रही हैं और राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाती दिख रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राहुल, केजरीवाल और नीतीश के बीच दीदी कैसे अपने आप को मजबूती से पेश करती हैं और कोलकाता से दिल्ली पहुंच पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।